हेलो वेंक्सियंस, मेरे चैनल व्यंजन म्याम्या में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द हार्टलेस बिट्रायर और एसेंट्रिक लवर का पार्ट 10। लेकिन दोस्तों, पार्ट 10 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बाकी के पार्ट्स जाके देख लें, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। आज का पार्ट वैसे भी थोड़ा सैड होने वाला है, तो आप बाकी पार्ट्स ज़रूर देख लें। इसे देखने से पहले स्पेशली पार्ट 1 तो ज़रूर देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हैं, आप स्टोरी सुनते हैं, लेकिन अभी भी आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर लिसनिंग दिस पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 10। तो जैसा कि हमने देखा था, लास्ट पार्ट था कि वांगजी को जब पता चलता है कि कुछ सेक्ट मिल करके विंग को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो विंग को जबरदस्ती गुस्सू ले आता है और उसे जिंगसी के मेन हाउस में हाथ बात करके बैठा देता है। विंग गुस्से में कहता है, लांचान, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तब तक जिंगसी में कदम नहीं रखूंगा जब तक लानी यहाँ पर है। वो यहाँ क्यों है लांचान? और तुम मुझे ऐसे यहाँ जबरदस्ती लाके क्या प्रूफ करना चाहते हो? वांगजी कहता है, लानी यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बीमार है और अंकल चाहते हैं मैं उसे कुछ दिन तक अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूं। सीचनग के कहने पर मैंने उसे साइड हाउस में रहने की इजाज़त दी है। मैंने उसे मेन हाउस में आने से मना किया है। विंग गुस्से और दुख में हंसते हुए कहता है, और तुम चिकित्सक कब से बन गए लांचान? और तुम क्या इतने बेवकूफ़ हो जो तुम ये समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भाई और अंकल ये सब करके क्या करना चाहते हैं? वांगजी अब और आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि कहीं न कहीं विंग अपनी जगह इस बारे में सही है। लेकिन विंग से मिलने को लेके वो ऑलरेडी अपने अंकल को बहुत नाराज कर चुका था, और जब लानी के साइड हाउस में रहने की बात हुई तो लानी की तबीयत देखकर वो मना नहीं कर पाया। वो कहता है, विंग, तुम्हें लानी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो यहाँ कभी नहीं आएगी, तुम बस कुछ दिनों तक यहीं रहो। विंग अब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो लांचान? और वो वहीं बैठ जाता है। वांगजी बाहर आकर एक लंबी सांस लेता है। विंग को जान से मारने वाले नाइटमेयर्स अब उसे दिन में भी डराने लगे थे। उसे लग रहा था कोई उसे आने वाले बड़े संकट को लेके सावधान करना चाहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे विंग को किससे बचाना है, खुद से या बाकी लोगों से। वो सीचेन से मिलता है। सीचेन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी, आजकल तुमसे कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। तुम शाम को मेरे साथ मेडिटेशन पर बैठो, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। तभी पीछे से कुरैन आते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं उसे चेक करने की। उससे नेगेटिव एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि वो उस डोमेनिक कल्टीवेटर को अपने साथ जिंगसी लाया है। सीचेन वांगजी की तरफ क्वेश्चनेबली देखता है। वांगजी कुछ नहीं कहता। सीचेन कहता है, लेकिन अंकल, मैं ये नेगेटिव वाइब्स मुझे वांगजी के अंदर से आती हुई महसूस हो रही है। आप जानते हैं, मैं ब्लैक कर्स और हर तरह की सोल रीड कर सकता हूँ। कुरैन थोड़ा घबरा जाता है। वो सीचेन पर एक स्पेल बनाकर थ्रो करता है। सीचेन सरप्राइज होकर कुरैन से कहता है, अंकल, आपने मेरी डिवाइन साइट क्यों ब्लॉक कर दी? कुरैन कहता है, क्योंकि तुम्हें इनके इस्तेमाल का सही तरीका भूल गया है। सीचेन को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो वांगजी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, बताओ वांगजी, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते थे मुझसे? वांगजी एक बार कुरैन की तरफ देखता है, फिर सीचेन से कहता है, कुछ नहीं ग, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। कुरैन पीछे से कहता है, तुमने अगर उसे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं निकाल दूंगा। वांगजी बिना पीछे मुड़े वहीं रुक कर कहता है, सीचेन ग, बचपन से हर पल मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ की कमी महसूस की थी। मैं एक पल के लिए नहीं भूल पाया कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हमारे सेक्ट के लोग और मेरे खुद के बाबा थे। लेकिन मुझे कभी बाबा की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ थे। फिर वो सीचेन की तरफ मुड़कर कहता है, ग,
आजकल मुझे लगता है मैं फिर से अनाथ हो गया हूँ। बाबा की बहुत याद आती है मुझे। और वो वहाँ से चला जाता है। कुरैन सिचन को आवाज़ देता है, लेकिन सिचन अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जिधर से वांगजी जा चुका था। कुरैन अब तेज आवाज़ में बोलता है, सिचन, या तो तुम वांगजी को समझाओ या उस वेबूसियन से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। सिचन, जिसकी नज़रें अभी भी उसी रास्ते पर थी जहाँ से अभी वांगजी गया था, कहता है, अंकल, आपकी वजह से आज मेरे भाई को लगता है मैंने उसे छोड़ दिया है। उसे लगता है मैं उसे प्यार नहीं करता। आपने देखा नहीं, उसकी आंखें हमसे मदद मांग रही थी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, लेकिन जाने से पहले मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मैंने जो औषधि मास्टर वे को वांगजी और उनके टाइगर सील की खोज में जाने से पहले दी थी, उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ की थी? आज सुबह ही मैं मुख्य चिकित्सक से मिला था। कुरैन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैंने वही किया जो मेरे नेफ्यू के लिए ठीक था। सिचन कहता है, आपने क्या किया अंकल? वो दवा मास्टर वे की सेकंड सोल को कुछ समय के लिए सप्रेस करने की थी, ताकि कहीं वो किसी पैनिक सिचुएशन में मास्टर वे पर कंट्रोल ना कर ले, और क्योंकि वो फिर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगी। कुरैन कहता है, मुख्य चिकित्सक ने कहा कि उस औषधि की ज़्यादा मात्रा सेकेंड सोल को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर हमेशा के लिए सप्रेस। सिचन अब दुख से वहीं बैठ जाता है। कुरैन सिचन की कंडीशन देख के थोड़ा घबराता है। सिचन कहता है, आपने देखा था ना मेरे भाई ने उस वक्त मुझसे क्या पूछा था? उसने कहा था कि क्या वो दोबारा मेरा भरोसा कर सकता है। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा अंकल? ये आपने क्या कर दिया? अब मैं अपने भाई से क्या कहूँगा? कुरैन कहता है, मैंने वही किया जो मेरे नेफ्यू के लिए ठीक था, और मैंने इस बारे में चीफ हीलर से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो कोई आम ओमेगा नहीं है। पता नहीं उस औषधि का असर उस पर कब तक रहेगा, क्योंकि वो डीमन ओमेगा सोल डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है। बस इससे पहले कि वो दोबारा एक्टिव हो, वांगजी की शादी हो जाए। सिचन गुस्से से कहता है, अंकल, वो एक डेमोनिक ओमेगा नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। और अंकल, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देंगे? मैं कुछ दिनों तक किसी से नहीं मिलना चाहता। कुरैन वहां से चला जाता है। इधर वांगजी जिंगसी आता है तो विंग सो रहा था। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे वो नाइटमेयर फिर से याद आ जाता है। वो विंग के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें दुनिया से बचा लूं, लेकिन खुद से कैसे बचाऊं? मैं बहुत प्यार करता हूं तुम्हें विंग। फिर वो उठकर किचन की तरफ जाने लगता है। विंग आंखें खोलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों ये हार्टफेल्ट कन्फेशन भी उसे वांगजी के प्यार का अश्योरेंस नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने लांछन के लिए अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। वो कहता है, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से नहीं जाऊंगा। वांगजी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है तो विंग पाउट करते हुए कहता है, लेकिन तुम उस लानी से दूर रहोगे और ये फाइनल है। दोनों डिनर करके सो जाते हैं। इधर लानही ने गोंगायू से मिलने के लिए उसे संदेश भेजा था, लेकिन उससे मिलने के लिए गोंगायू की जगह सूसे आता है। वह गुस्से से कहती है, तुम क्यों आए? मैंने जिन प्रिंस को बुलाया था। सूसे कहता है, प्रिंस बिजी है। वो कहती है, मुझे कोई ऐसी दवा चाहिए जिससे वांगजी बेहोश हो जाए। सूसे हंसते हुए कहता है, मैं दूंगा आपको ऐसी दवा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो लानही को ऊपर से नीचे तक लस्टफुल नजरों से देखता है। लानही कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर वो अपनी रोब उतार देता है और लानही को पास ही के बिस्तर पर पुश कर देता है। लानही दर्द से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं ये सब अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हूँ। दूसरी सुबह जब दोनों उठते हैं तो लानही उससे फिर दवा मांगती है। इस पे सूसे मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपको पता नहीं कि सेकंड प्रिंस
आपकी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत खराब है। आप बस उन्हें कैसे भी एक प्याली शराब पिला दें। लानही गुस्से में कहती है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। सुसे कहता है, कल रात आपकी आवाज़ें सुनकर तो नहीं लगा कि मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ। लानही गुस्से से कहती है, चले जाओ यहाँ से। सुसे कहता है, आपको मेरी ज़रूरत अब हमेशा पड़ने वाली है। आपने सेकंड प्रिंस पर डेमोनिक लव कर्स किया है। आपकी सोल अब डेमोनिक होने लगी है, तो अपना असली चेहरा छिपाने के लिए आपको मेरी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ना झगड़ते हुए एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन लानही अपनी सेविका से वांगजी को सूप भिजवाती है। वांगजी उस वक्त स्टूडेंट ट्रेनिंग में था। वांगजी सूप पी लेता है और थोड़ी ही देर बाद बेहोश हो जाता है और लानही के प्लान के अनुसार विंग उसे और वांगजी को एक बिस्तर पर देखता है। विंग के वहाँ से गुस्से में जाने के बाद लानही वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने ये सब उस वेबूशियन को दिखाने के लिए किया, लेकिन चलो अब हम इस नाटक को सच बना देते हैं। वो जैसे ही वांगजी को किस करने के लिए झुकती है, वांगजी के नेक पर जो मार्क रहता है वो फायर मार्क में बदल जाता है और एक तेज पावर पुश से लानही जमीन पर दूर गिरती है। वो दर्द से कराहते हुए कहती है, ये क्लेम मार्क मुझे ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगा। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। अभी के लिए ये नाटक ही सही। अब वो अपने बाल थोड़े और बिखेर लेती है और खुद ही अपनी बॉडी पे जगह जगह बाइट के मार्क बनाती है और केवल अपने इनर रोब में वेबूशियन के पीछे जाती है, जो उसे और वांगजी को साथ देखकर कोल्ड पॉन्ड की तरफ भागा था। विंग पॉन्ड के पास एक पत्थर पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर आसमान में चांद और तारों की तरफ देखते हुए वांगजी की वो बात याद कर रहा था जब उसने उसे दिन में चांद तारे दिखाने की बात कही थी। लानही आके सीधे विंग के पैरों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, विंग, मैं और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तुम्हारे बॉन्ड की वजह से थोड़ा कंफ्यूज है, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा। विंग उठते हुए कहता है, चिंता ना करे प्रिंसेस, कल सुबह आपको या आपके मेट को मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। वो वहाँ से चला जाता है। दफन माउंटेन आके उसे पता चलता है कि यानली को बेबी हुआ है और उसके सेलिब्रेशन के लिए उसे भी इनवाइट किया गया है। वो खुश होकर वेनिंग से कहता है, मैं जल्दी से जाता हूँ, और जिन सेक्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक अजीब म्यूजिक सुनाई देती है जो उसके अंदर की रिसेंटफुल एनर्जी को जगा रही थी। तभी अचानक वो देखता है सामने से जिन जूसियन और जिन जूसियन आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कुछ सोच पाता, वेनिंग जो कि पोजेस्ड था, जूसियन और जूसियन दोनों प्रिंस पर हमला कर देता है। विंग उन्हें बचाने के लिए फ्लूट बजाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और फ्लूट बजाने के असर से वो ब्लड वॉमिट कर देता है। तभी बाकी सैनिक उसके पीछे लग जाते हैं। उसे पता नहीं चलता, लेकिन कोई पावर उसे उड़ाकर उन सिपाहियों से दूर एक अकेले घर की छत पर ले आती है। इधर वेनिंग होश में आते ही जिन जूसियन और जिन जीसुआन दोनों को अपने साथ दफन माउंटेन अपनी बहन के पास ले आता है। और दूसरी तरफ, जैसा कि आपने कहानी के पार्ट 1 या पार्ट 2 में सुना था कि वांगजी ने विंग को मार दिया था, प्रिंट में सुजुई विंग को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा था और बार बार कह रहा था, मास्टर वे क्या हुआ आपको, मास्टर वे क्या हुआ आपको। विंग अपने फ्लैशबैक से निकलकर प्रेजेंट में आता है और उसका ध्यान लानी की तरफ जाता है, जो अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए खड़ी थी। वो लानी से कहता है, माँ बनने की बधाई हो मिसेज लान। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। अब हमारी स्टोरी कहीं ना कहीं कंक्लूड होने वाली है। 3-4 पार्ट्स और बचे हैं, जिसके बाद मैं नई स्टोरी शुरू करूँगी।
तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।